आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। वक्त हमेशा बदलते रहता है और इस वक्त के बदलाव के साथ जो अपने आप को इस वक्त के साथ ढाल लेता है वही विजेता होता है। देखिए, एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस ने इस देश पे लगभग 70 साल तक राज किया और आज एक वक्त ऐसा है कि कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है। केवल 2 राज्यों में उनकी सरकार है और ऐसे वक्त में जब बीजेपी ने पूरे देश पे अपनी अमर्यादित सत्ता स्थापित की है, ऐसे समय में ये जो सत्ता है, इस सत्ता का जो उपयोग है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पे करते हैं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से इस देश के बहुजन समाज के बच्चों को मनुस्मृति पर आधारित नई समाज व्यवस्था स्थापित करने की उनकी एक मंशा है। तो कई तरह के उनके गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं। वो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस के लोग कि इस देश को फिर से जो उनका मध्यकाल था उसके और फिर से वो वापस चले, जबकि लोगों ने उन्हें इसके लिए चुनकर नहीं दिया था। देश में आज बेहताशा महंगाई है, युवाओं को रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, अच्छे दिनों की चाहत में लोगों को फंसाया गया। तो खैर, बहरहाल बहुत सारे मुद्दे देश में हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। तो आज चर्चा है भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस के सांसद पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगभग 70 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है और कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरुआत हुई और कश्मीर तक जाएगी। जब ये यात्रा महाराष्ट्र में आई और अकोला जो है यहाँ से नागपुर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है, हमने उस यात्रा में स्वयं जाकर अनुभव करने की कोशिश की कि लोग किस तरह से इस यात्रा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या लोगों का रिएक्शंस है, इस यात्रा से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या बीजेपी आरएसएस की अमर्याद सत्ता जो है, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, क्या ये यात्रा उसको रोक पाएगी। कई ऐसी बातें थी जिसे हमने जानने की कोशिश की। तो इसलिए हम इस यात्रा के कवरेज पे निकल गए। हमने देखा इस यात्रा के दौरान, हम इस यात्रा में शामिल भी हुए, हमने कवरेज भी किया। हमने देखा कि लोग, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, कि लोग काफ़ी परेशान हैं। बेहताशा महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अच्छे दिनों की चाहत हो, लोग काफ़ी परेशान हैं और लोग एक ऑप्शन चाहते हैं, पर्याय चाहते हैं। और हमें ये लगा कि इस यात्रा ने कांग्रेस के अंदर एक नई जान डाल दी है, लोगों को एक नया विश्वास भी दिया है, भरोसा भी दिया है कि इस देश में विपक्ष अभी जिंदा है। तो ये इस यात्रा का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अहम ऐसा अ, इस यात्रा की सफलता होनी चाहिए कि इस यात्रा ने लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण किया है। इस यात्रा में कई लोग जो हमें नजर आए वो स्पॉन्टेनियसली सामने आए। वो कोई कांग्रेस सपोर्टर नहीं थे, वो कोई कांग्रेस की विचारधारा को मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं होना है, इस देश को फिर से उसी भाईचारे के तहत आगे ले जाना है, हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो, जाति के आधारित विवाद ना हो, तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा टूल है। जो एक इमेज बनी थी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पप्पू की, जो बीजेपी की आईटी सेल ने बनाई थी, उस इमेज को ब्रेक करने की बड़ी कोशिश जो है राहुल गांधी ने की है। लगातार 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना, लोगों के समझना, उनसे बात करना, उनसे संवाद करना, ये एक नया डायमेंशन, एक नया चेंज राहुल गांधी ने अपने आप में स्थापित किया है। और भारत कोई छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत भारत को है। हर 15-20 किलोमीटर में भाषा चेंज होती है, संस्कृति चेंज होती है। तो ऐसे भारत को समझने की कोशिश राहुल गांधी ने की है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी कोशिश है। इस वक्त की ज़रूरत थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वक्त के अनुसार आपको चलना होता है, तो ये इस वक्त की ज़रूरत थी। यात्रा तो कई लोगों ने कई बार की है, जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 1990 में जो रथ यात्रा शुरू की थी, उनका उद्देश्य यही था कि देश में जो हिंदू है संगठित किया जाए और राम मंदिर के नाम पे सत्ता स्थापित की जाए। तो लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा थी। इस यात्रा को अयोध्या जाना था, लेकिन उससे जाने के पहले ही बिहार के समस्तीपुर में से रोक दिया गया था। लालू यादव ने इस यात्रा को रोक दिया था और लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी किया था। वैसे ही 2003 में कांग्रेस के नेता
वाई राजशेखर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में लगभग 1400 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। और इस यात्रा के माध्यम से एक जनप्रिय नेता के रूप में वो स्थापित हुए। और फिर उसके बाद में जब वहाँ इलेक्शन हुए 2004 में, तो लगभग 294 सीटों में से 185 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी उस समय। और इससे पहले 10 साल तक टीडीपी का शासन वहाँ पे था। 2009 में वाईएसआर की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। उसके बाद में उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी ने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस का गठन किया था। उन्होंने भी अपने पिता की तरह प्रजा संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। और इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने यात्रा 6 नवंबर 2017 को शुरू की थी कड़प्पा जिले से, और लगभग 430 दिनों तक ये यात्रा चली। और 430 दिनों में राज्य के 13 जिलों के 125 विधानसभा सीटों को इस यात्रा ने कवर किया। लगभग 3700 किलोमीटर की ये यात्रा थी और ये अपनी दूरी तय करते हुए श्रीकाकुलम पहुंची। और फिर जब 2019 में इलेक्शन हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इलेक्शन हुए, क्योंकि आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया गया था दो राज्यों में, और लगभग 175 में से 152 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसी तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी एक पदयात्रा शुरू की थी नरसिंहपुर जिले से मध्य प्रदेश के, और लगभग 192 दिनों तक यात्रा चली थी। 3300 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा ने तय की थी। और इस यात्रा के समापन के बाद 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, तब कांग्रेस ने 114 सीटों पे एमपी में जीत हासिल की थी और उनकी सत्ता बनी थी। लेकिन बाद में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया टूट गए कांग्रेस से, और 28 विधायकों के साथ में उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, और वहां की कांग्रेस की सरकार जो थी वो गिर गई। बहरहाल ये ऐसे कई यात्राएं हुई, कई नेताओं ने समय समय पर अपनी यात्राएं की। और सबसे इंपॉर्टेंट यात्रा जो हमारे आंदोलन की यात्रा जिसे हम कहें, एक तो प्राध्यापक कवाड़े सर का लॉन्ग मार्च भी काफ़ी चर्चित है। लेकिन जो देश में 3 विचारधारा इस समय मौजूद हैं। एक विचारधारा है जो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहती है, मनुस्मृति पर आधारित ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है। दूसरी विचारधारा कांग्रेस की है, जो इंक्लूसिवनेस पे अभी आई है। इससे पहले वो भी ब्राह्मणिज्म पे ही चलती थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले उन्होंने जाति जनगणना का सपोर्ट किया। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे हैं जो ओबीसी के, एससी एसटी ओबीसी को जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए। और तीसरी विचारधारा जो है वो है बीएसपी की विचारधारा, बहुजनों की विचारधारा, जो अम्बेडकर विचारधारा भी कहते हैं। तो इस समय 3 फोर्सेस देश में मौजूद है। और ये तीसरा फोर्स जब भारत में स्थापित हुआ है, हालांकि अगर आप बैक में जाए 19 जब भारत में पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय कांग्रेस और आरपीआई के अगेंस्ट में ही चुनाव हुआ था, और आरपीआई के उस समय 8 सांसद भी निर्वाचित हुए थे। उसके बाद आरपीआई में कई बिखराव हुए, कई राज्यों में आरपीआई के एमएलएस भी हुआ करते थे 1964 तक, बिल्कुल 1980 तक भी हुआ करते थे। लेकिन आरपीआई में बिखराव के कारण फिर ये पार्टी टूट गई, कई भागों में विभाजित हुई। अब इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम ने जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, उस समय उन्होंने अपने उम्र के 50वें साल में 15 अप्रैल 1983 से 24 अप्रैल 1983 तक बीएसपी बनाने के पहले बहुजन मूवमेंट को स्थापित करने के लिए लगभग 40 दिन में 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा उस समय उन्होंने शुरुआत की थी। और सबसे ज़्यादा कांशीराम ऐसे नेता थे कि जो सबसे ज़्यादा फ्लाइट से चले, सबसे ज़्यादा पैदल चले, सबसे ज़्यादा साइकिल से चले, और सबसे अधिक सभाएं उन्होंने की। तो अपार ऐसी उनमें शक्ति थी। तो माननीय कांशीराम जी ने लगभग 4000 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, और इसके बाद बीएसपी की स्थापना हुई। उसके बाद आपने देखा कि 1994 में स्थापित हुई बीएसपी कितने तेजी से देश के पटल पे आई, और फुले शाहू अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को देश की प्रमुख विचारधारा स्थापित करने में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। कई राज्यों में बीएसपी के विधायक सांसद निर्वाचित हुए, यूपी में 4 बार बीएसपी की सत्ता आई। ये सब कांशीराम जी की जो मेहनत थी, जो त्याग का समर्पण था, उसका नतीजा था। कांशीराम साहब ने 1988 में भी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी एक यात्रा प्रारंभ की थी, और फिर कोहिमा से, कारगिल से और पोरबंदर से भी उन्होंने यात्रा शुरुआत की थी। तो ये सभी यात्राएं दिल्ली में आई थी, और ये जीप यात्राएं थी। उस समय आज़ादी को 50 साल हुए थे, तो उस समय उन्होंने स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज आज भी गुलाम और राशिद क्यों, इस संदर्भ का एक चर्चा को
आगाज़ दिया था, चर्चा की शुरुआत की थी और इस माध्यम से दिल्ली में एक विशाल रैली जो है 27 मार्च 1989 को हुई और इसमें लाखों लोग उसमें दिल्ली में शामिल हुए थे और 1989 के बाद में काफ़ी बदलाव देश की राजनीति में हुए। देश में अस्थिर सरकार बनने लगी क्योंकि बहुजनों के अंदर में हम भी सत्ताधीश बन सकते हैं, हम भी पावर को ले सकते हैं, इस तरह की एक भावना जागृत हुई थी। तो देश के कई हिस्सों में बहुजन समाज के लोग जागृत हो गए थे। तो यात्राओं का अपना एक महत्व होता है। राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की है, उन्होंने ये तो कहा कि नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, हमारा उद्देश्य केवल भारत में जो नफरत फैलाई जा रही है, भारत में जो बेरोजगारी है, भारत में जो महंगाई है, इसके खिलाफ ये यात्रा है। बहरहाल उन्होंने ये बात जरूर कही है, लेकिन इसका यही एक लॉजिक है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन्हें लगता है कि इसका फायदा होना चाहिए और हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी पैदल ये यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कई सभाएं कर रहे हैं, कई अलग अलग जो SC ST OBC के ग्रुप्स उनको मिल रहे हैं, तो उनसे एक नई समझ भी उनकी डेवलप हो रही है। तो डेफिनेटली इस यात्रा का एक उद्देश्य जो है, मकसद जो है, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है और इससे बदलाव की आहट भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी विचारधारा है, जो बहुजनों की विचारधारा है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अत्थाय हिताय, सब देव मनुष्याय, भगवान बुद्ध ने जो ये संदेश दिया था, बहुजन का मतलब केवल SC ST OBC नहीं, बल्कि सभी का कल्याण हो, इस तरह की विचारधारा थी। लेकिन जैसे ही बहन जी ने इस विचारधारा को सर्वजन ने बदल दिया, ये विचारधारा कहीं ना कहीं अब इस चर्चा के मेन केंद्र में नहीं है, मुख्य धारा में नहीं है। आज चर्चा होती है तो भारत जोड़ो यात्रा की होती है, आज चर्चा होती है तो बीजेपी और RSS की होती है। और हमारा जो आंदोलन है, जो अम्बेडकरवादी आंदोलन है, ये कई हिस्सों में बढ़ चुका है, चाहे वह RPI का हिस्सा हो, चाहे वह BSP में भले ही डिवीजन इतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन जिस तरह से बहन मायावती जी ने अपने आप को सिमट कर रख दिया है चार दीवारी के अंदर में और लोगों से मेल मिलाप बंद है, लोगों के पास जाकर उनसे उनके इश्यूज समझना, उसके अनुरूप बिहेव करना, इस तरह की बातें बिल्कुल अभी पार्टी में नहीं हो रही है। इसकी वजह से ये जो विचारधारा है, ये अभी काफ़ी कश्मकश में है। और हमें लगता है कि जो ये विचारधारा है, जो समता की विचारधारा है, जो मैत्री की है, जो मानव कल्याण की है, जिस विचारधारा से बहुजनों का कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है, जो विचारधारा देश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है, अगर इस विचारधारा को फिर से स्थापित करना होगा तो फिर से इस देश के बहुजन समाज को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब बहुजन समाज पार्टी में कोई अच्छा नेतृत्व स्थापित होगा, जब बहुजन समाज के लोग इकट्ठा आएंगे। आज के कंडीशन में ये संभावनाएं काफ़ी कम नजर आती है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वक्त हमेशा बदलते रहता है, तो ये आज वक्त जिस तरह से आया है कि BSP आज एक सीट पे सिमट कर गई है, लोकसभा में पता नहीं क्या होगा, शायद सीट मिले या ना मिले, क्योंकि 2014 का इलेक्शन हमने देखा है 0 सीट मिली थी। तो ये गठबंधन की दुनिया है, गठबंधन का युग है और इसमें लोगों के पास जाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने एक काम किया है तो इसका बेनिफिट उन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो बहुजन लोग हैं, जो बहुजन नेता है, वो अगर ज़मीन पर नहीं आएंगे, वो अगर लोगों से संवाद नहीं करेंगे। मान लो कांशीराम साहब ने अपने समय में कई सभाएं की, कई बार पैदल चले, कई बार साइकिल यात्राएं की, कई बार जीप यात्राएं शुरू की, हमेशा उनके पाँव में भिंगरी होती थी और हमेशा एक भी दिन ऐसा होता नहीं था कि जब वो कहीं होते नहीं थे। देश के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी कोने में होते थे और तब जाके बहुजन समाज भी जागृत है, तब जाके बहुजन समाज बना। लेकिन बहरहाल ये काम आज ठप्प हुआ है, कैडर कैंप बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे इश्यूज है जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन आज का मुद्दा ये है कि भारत जोड़ो यात्रा ने जिस तरह से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है, महाराष्ट्र में जब वो राहुल गांधी आए तब उन्होंने फुले शाहू अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में समझा, जाना और कहा कि इन्हीं की विचारधारा को हम आगे ले जा रहे हैं। तो जो गैप बनी हुई है, तो उस गैप को फिलअप करने का काम भी राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा सेकुलर हुई है या कांग्रेस बहुत ज़्यादा सुधर गई है या कांग्रेस में बहुत स्कोप है, ऐसा नहीं है। आज भी कांग्रेस वही है, आज भी कांग्रेस के नेता उसी मानसिकता के साथ रहते हैं, आज भी जातिगत मानसिकता उनके अंदर भी हावी है, आज भी ब्राह्मणवाद उनके अंदर भी है, ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी के हिंदू राष्ट्र को रोकने के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी ठीक ठाक विकल्प है। हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। फिर भी एक जिस तरह से लोगों के साथ में चलना है, बातचीत करना है, समझना है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर बदलाव आ सकता है। फिर भी
इसका अर्थ ये कतई नहीं होता कि बहुजन राजनीति कहीं समाप्त हो गई है, लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं होता। आने वाले दिनों में ज़रूर ये आंदोलन फिर से स्थापित होगा, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो आज की कंडीशन में हम लोग अगर अगर देखें तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा ने एक नए आयाम स्थापित किए हैं, लोगों को एक नया ऑप्शन दिया है। और जो भरोसा लोगों का उठ गया था कांग्रेस के ऊपर से, वो भरोसा फिर से स्थापित करने की कोशिश यात्रा ने की है। जिस तरह से राहुल गांधी की रैली हमने खुद देखी, अनुभव की, महसूस की, लगभग 3,000 के आसपास तो केवल फोर व्हीलर्स थे और 2 लाख से अधिक पब्लिक उस रैली में शामिल हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव की आहट के रूप में से देखा जा सकता है। अगर यही काम बहुजन नेता करे तो उनके लिए भी सत्ता के अच्छे दिन दूर नहीं है। बहरहाल केवल एक ही बात है कि इन्होंने अपने घर से उठ के निकल के लोगों के बीच में जाना चाहिए, तभी बात संभव होगी। और गठबंधन की राजनीति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही बहुजन राजनीति के दिन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अदरवाइज 2024 के इलेक्शन में कोई खास संभावना नज़र नहीं आती। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।